हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए बुक चलाई हुई है फिजिकल केमिस्ट्री। और ये फिजिकल केमिस्ट्री की लास्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर आप इसमें पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टर्न पर हमने इसमें कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि हमने इसमें लास्ट टर्न पर नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात की थी। तो नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात हम खत्म कर चुके हैं, उनके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम इसमें न्यू टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड आज का आपका मेन टॉपिक है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन अ सेल practically it is impossible to find out the potential of single electrode। किसी भी सेल के अंदर, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करती हूँ, सारी चीज़ें हमने अब तक एक्सप्लेन की हुई हैं। वैसे तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पिछले वाले लेक्चर्स उठा कर देख सकते हैं। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखिए, दोबारा नहीं आ रहा दोबारा देखिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात चल रही है, इसकी बात करते हैं। देखो, किसी भी सेल में प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल होता है कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल फाइंड करें। ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए जो पोटेंशियल होती है इलेक्ट्रोड की, सिंगल इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल फाइंड करना इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी पोटेंशियल कांस्टेंट होती है। पोटेंशियल कांस्टेंट ये कह सकते हैं कि उसकी पोटेंशियल हमको पता होती है। तब वो जो वहां से इलेक्ट्रोड बनता है ना, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, जिससे हम जोड़ते हैं, वो आपका कहा जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जिसकी कंसंट्रेशन हमें, जिसकी पोटेंशियल हमें पता है, उससे अगर हम जोड़ते हैं तो वो जो क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोड जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करेगा। ठीक है, इसको आप कैसे, कुछ लैंग्वेज आपकी ये इधर दी हुई है, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से इसकी प्रॉपर लैंग्वेज पर आ जाते हैं। द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज नोन, वे इलेक्ट्रोड जिनकी पोटेंशियल पता है और वो यूज किए जा रहे हैं। जिनकी पोटेंशियल नहीं पता, उसकी पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए वो आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहे जाएंगे। कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। वे इलेक्ट्रोड जिनकी पोटेंशियल हमें पता है, वो यूज़ किए जाएंगे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, जिनकी पोटेंशियल हमें नहीं पता। ठीक है, वो आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। पहले आप क्या करो, पहले आप इतने से का, नन्हे से का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से ये क्या है, आपका छोटा सा इंट्रो हो गया। अब मैं आपको इसमें आगे की और चीज़ ऐड करती चली जाऊंगी, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है बेटा आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और इसकी पोटेंशियल क्या 0 से 25 डिग्री के बीच होती है। 0 से 25 के बीच इसकी पोटेंशियल होती है। और ये क्या होता है, ये आपका कनेक्ट होता है किससे, अनदर हाफ सेल से कनेक्ट होता है, जिसकी इलेक्ट्रोड क्या होती है, अननोन होती है, जिसकी पोटेंशियल क्या होती है, अननोन होती है। मतलब क्या है, मतलब देखो, आपका रेफरेंस फ्रेम में आपको क्या यूज करना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करना है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम क्या करेंगे, उस सेल से, उस हाफ सेल से कनेक्ट करेंगे जिसकी पोटेंशियल हमें पता नहीं है, या ये कह सकते हैं जिसमें अननोन इलेक्ट्रोड लगा हुआ हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या करेंगे इसमें, ऑन कनेक्टिंग दीज बाय अ वायर, कौन कौन को कनेक्ट करेंगे, एक तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किसको कनेक्ट करेंगे, जिसकी पोटेंशियल हमें नहीं पता, उस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे। ऑन कनेक्टिंग दीज बाय वायर या साल्ट ब्रिज, वायर और साल्ट ब्रिज की हेल्प से दोनों को कनेक्ट करेंगे। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो of one electron and the quantity of charge depend on unknown electron has been calculated। तब हम क्या करेंगे, जब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तब एक इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो फाइंड करेंगे, और कितना चार्ज अननोन इलेक्ट्रोड पर डेवलप हो रहा है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसमें आप और भी क्या यूज कर सकते हैं, और भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स यूज कर सकते हैं। कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स के बारे में अब हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ से अभी क्या करेंगे, पहले हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बेटा आपको क्या करना है, आपको या तो पॉज कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इकट्ठा कर सकते हैं।
चलिए ये हो गया, ये हो गया। अब देखो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है उनमें से एक है आपका क्वीन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड और फिर नेक्स्ट है आपका कैलोमल। क्या है नेक्स्ट? आपका कैलोमल है। अब इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। देखो जो आपका क्वीन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड है ये आपका यूज किया जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह से एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय डॉपिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इन एसिडिक क्वीन हाइड्रॉन सॉल्यूशन। ये बेटा जो आपका होता है क्वीन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड, ये आपका क्वीन हाइड्रॉन सॉल्यूशन में प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड डॉप करने से या डालने से उसमें तब बनता है। जो कंसंट्रेशन होती है एसिडिक सॉल्यूशन की 1 मोलर लेंगे और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेवलप होगा बेटा वो इतना डेवलप होगा, 0.2875 वोल्ट का पोटेंशियल आपका इसमें डेवलप हो जाएगा। अगर आप क्या करोगे, अगर आप क्वीन हाइड्रॉन सॉल्यूशन के अंदर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डालोगे, ठीक है। और इसकी रिएक्शन बेटा यहाँ पर आपको एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी ये रिएक्शन दिखाई गई है, ये आपकी यहाँ से इसकी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी जिसमें आपका क्या लेना है, ये होता है आपका क्विनॉन और यहाँ से आपका क्या बन गया, ये हाइड्रोक्विनॉन बन गया है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसमें मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम और दिखाऊंगी नन्ना मुन्ना सा। वो कैसा डायग्राम है बेटा, वो जो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको एक्सप्लेन कर रहा है वो वाला डायग्राम दिखाऊंगी मैं आपको। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा वो नन्ना मुन्ना सा डायग्राम। यहाँ पर क्या है बेटा, एक कंटेनर लिया है जिसमें हमने क्या भरा है, क्वीन हाइड्रोन का सॉल्यूशन भरा है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिप कर दिया और ये एसिडिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी ली है हमने, 1 मोलर ली है। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये किया है। समझ में आ गई इतनी बात? आगे आप क्या करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं, बस इतना ही काफ़ी होगा आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ लिया, क्वीन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड। सेकंड है आपका कैलोमल, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये आपका जो लेक्चर है ना ये ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, तो इसको ध्यान से पढ़ना आप। इट इज़ ऑल्सो यूज एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ करा जाता है। पर ये बनता कैसे है बेटा, ये मर्क्यूरी के अंदर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिप करने पर बनता है जो कि आपका कवर हो जाता है सॉलिड कैलोमल से, यानी कि मर्क्यूरस क्लोराइड से आपका कवर हुआ रहता है, चारों तरफ इसके मर्क्यूरस क्लोराइड लिपटा हुआ होता है। ठीक है, आगे देखो इसमें अबव कैलोमल, कैलोमल के ऊपर क्या होता है, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन KCl का प्रेजेंट होता है। कैसे होगा प्रेजेंट, ऐसे होगा प्रेजेंट। ये आ गया यहाँ से, देखो ये हमने कंटेनर लिया, यहाँ पर आपका Hg का सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिप किया। अब इसके ऊपर क्या कवर है बेटा, आपका HgCl2 कैलोमल से क्या है, ये कवर्ड हुआ है। और यहाँ पर इसके किसके ऊपर, कैलोमल के ऊपर, ये देखो ये जो है यहाँ पर आपका क्या है, 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन प्रेजेंट है KCl का। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे इसमें क्या हुआ है, आगे इसमें द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या पोटेंशियल हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 0.280 वोल्ट इसकी पोटेंशियल यहाँ पर बन जाएगी। एंड इट्स केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, और केमिकल रिएक्शन ये हो जाएगी। तो बेटा बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर, डोनेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो लिखा है ना इसको छोड़ देना, कभी आप क्या इसको भी करने लगो, ये पता नहीं किस लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप इसका यहाँ से कैलोमल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी देखो बेटा हमने कितनी जल्दी कंप्लीट कर लिया, बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो हमारा। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप दोबारा ले लीजिए। ये हो गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये हो गया आगे का पॉइंट इसका, और ये हो गया क्वीन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड, ये हो गया क्वीन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड। ठीक है, जूम करके भी ले लो, अगर किसी को आई साइड में थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं दिख रहा है ठीक से, यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ से कैलोमल, ले लो, नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट है इसमें कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या है, अब ये कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल क्या हो गई, अरे बेटा क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ, बवाल है ये, कुछ भी नहीं है, सब इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। जब तक कोई चीज़ ना आए वो चीज़ तब तक ही डिफ़िकल्ट लगती है, जब वो चीज़ एक बार
जो दिमाग है ना ये इसमें घुस जाए ना फिर सब आसान हो जाता है। कंसंट्रेशन सेल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होती है किसी भी सेल की, उसकी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर, सांद्रता पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। तो जो सेल होगा कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग सेम इलेक्ट्रोड। जब वो यहाँ से उसकी सांद्रता पर, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की सांद्रता पर डिपेंड कर रही है, तो जो आपके सेल हैं वो आपके सेम इलेक्ट्रोड और सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर डिफरेंट सांद्रता वालों से बनाए जा सकते हैं। यहाँ से आप दोबारा क्या कर बना सकते हो? सेल बना सकते हो। सेम इलेक्ट्रोड लो, सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लो, पर उनकी कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए बेटा? डिफरेंट होनी चाहिए, तब आप वहाँ से सेल बना सकते हो। और ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन सेल कहा जाता है। वे सेल जो सेम इलेक्ट्रोड, सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की डिफरेंट सांद्रता, डिफरेंट कंसंट्रेशन से बनी हो, उन्हें कहेंगे बेटा कंसंट्रेशन सेल। और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? ये इसका प्रॉपर स्टेटमेंट दिया हुआ है। अ सेल, कौन सी सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच सेल potential or EMF will develop due to different concentration of electrolyte in both half part। सेल किससे बनी होती है? दो हाफ सेल से बनी होती है। कैसी सेल की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें सेल पोटेंशियल डेवलप हो रहा है डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंट कंसंट्रेशन की वजह से, वो आपकी क्या कही जाती है? कंसंट्रेशन सेल कही जाती है। समझ में आ गई बात? यहाँ से आप इसके स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं फिर कंसंट्रेशन सेल के बारे में। आ जाइए यहाँ पर आगे। यहाँ पर हमने थोड़ी सी हम थ्योरी की तरफ चलते हैं। थ्योरी तो है बेटा, सारी केमिस्ट्री में थ्योरी है, फिजिकल केमिस्ट्री में, तभी तो पीडीएफ पर बनाई है सारी वीडियोस हमने। ए कॉमन कंसंट्रेशन सेल इज प्रिपेयर्ड बाय सिल्वर इलेक्ट्रोड। एक जो कॉमन कंसंट्रेशन, एक जो साधारण सी कंसंट्रेटेड सेल होती है, सिल्वर इलेक्ट्रोड और AgNO3 के सॉल्यूशन से आसानी से प्रिपेयर की जा सकती है। इन इट एनोडिक पार्ट जो होगा सिल्वर का, वो आपका 1.1 मोलर वाले AgNO3 सॉल्यूशन में डिप करके रखा जाएगा। ठीक है, एनोडिक पार्ट जो होगा सिल्वर का, सिल्वर रॉड का, वो AgNO3 के 0.1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करके रखोगे। और जो कैथोडिक पार्ट होगा वो 1 मोलर AgNO3 के सॉल्यूशन में डिप करके रखना। बेटा देखो सॉल्यूशन वही है, चेंज क्या हो रही है? इनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। एनोडिक पार्ट 0.1 मोलर में रखना है और कैथोडिक पार्ट जो है सिल्वर रॉड का 1 मोलर में रखना है। ठीक है। इन एक्सटर्नल सर्किट अ कनेक्टिंग वायर इज यूज टू कनेक्ट electrode and the internal part of a salt ब्रिज इज यूज्ड फॉर द कनेक्शन ऑफ बोथ सेल। अब इन दोनों सेल्स को, कौन कौन सी सेल को? इस वाली सेल को और इस वाली सेल को, जिनकी सांद्रता अलग है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया? कंडक्टिंग वायर से और एक साल्ट ब्रिज से इन दोनों को जोड़ दिया है। और ड्यू टू डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिफरेंट सांद्रता होने की वजह से, देखो इसकी सांद्रता कुछ है, इसकी सांद्रता कुछ है, ये होने की वजह से सेल पोटेंशियल इनमें डेवलप हो जाएगा। और सेल पोटेंशियल को हम नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सेल पोटेंशियल को इस तरह से फाइंड करेंगे। ये आपका यहाँ से हमने बना दिया। अब देखो जहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, कंसंट्रेशन आपकी डिफरेंट ली जा रही है ना, तो कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर हमने क्या रखा है? C1 और C2 लिया है यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जगह पर। बाकी जो है आपकी रिएक्शन एज इट इज है। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर लीजिए, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको। यहाँ पर अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो ये होगा। डायग्राम बिल्कुल बेटा पहले वाला है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है डायग्राम में। ये देखिए यहाँ पर AgNO3 का सॉल्यूशन है, ये भी AgNO3 का सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी सिल्वर रॉड है, यहाँ पर भी सिल्वर रॉड है। ये एनोडिक पार्ट है, ये कैथोडिक पार्ट है, वायर से जुड़ा है, साल्ट ब्रिज से जुड़ा है। इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। आगे हम बढ़ेंगे बेटा क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन जो है वो इसमें क्लासिफिकेशन कंसंट्रेशन ऑफ सेल का, वो देखो फर्स्ट में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल या फिर अमलगम सेल।
इनके बारे में पढ़ेंगे। अमलगम किससे बना होता है? ZnHgCl से बना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिएक्शन को खोलेंगे और आसानी से इसको करते चले जाएंगे। कैसे? इसको कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिया है? ZnHg लिया है, कंसंट्रेशन इसकी C1 है और इसकी कंसंट्रेशन C2 है। यहाँ भी ZnHg लिया है और सॉल्यूशन लिया है हमने ZnSO4 का। तो जब ये यहाँ पर सेल काम करेगा तो जो इलेक्ट्रोड होंगे, इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शन होंगी, कैसी हो जाएंगी बताओ? कैसी हो जाएंगी? वो आपकी इलेक्ट्रोड की रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएंगी। ये होगी लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड के लिए, इसके लिए, और ये हो गई राइट साइड के इलेक्ट्रोड के लिए, यानी कि इसके लिए। किसके लिए होंगी बेटा? ये वाली रिएक्शन होगी आपके एनोड के लिए और ये वाली रिएक्शन होगी आपके कैथोड के लिए। ठीक है, ये वाली रिएक्शन होगी कैथोड के लिए, जो आपके डायग्राम में दिखाया गया है ना, उससे पता किया है हमने। ये देखो, यहाँ पर एनोडिक पार्ट है, यहाँ पर कैथोडिक पार्ट है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पर आप जानते हो एनोड पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। और ये कैथोडिक पार्ट है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये आपका फॉर्मेट कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर आपकी सेल रिएक्शन कंप्लीट क्या हो जाएगी? सेल रिएक्शन आपकी यहाँ पर कुछ इस तरह की बन जाएगी। बस आपकी कंसंट्रेशन चेंज है, बाकी आपके सॉल्यूशन सेम है। ठीक है, आगे आप क्या कर सकते हो? ईएमएफ निकाल सकते हो दोनों के लिए। ईएमएफ निकालना बहुत आसान है, जैसे अब तक निकालते आए हो। यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन रखनी है और इसको सॉल्व कर देना है। बस आपको यहाँ पर क्या रखना है? यहाँ पर आपको किसके लिए निकाल रहे हो? लेफ्ट साइड के लिए, यानी कि एनोडिक पार्ट के लिए निकाल रहे हो ना। तो एनोडिक पार्ट के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? Zn आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Zn/C1 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप किसके लिए निकालोगे? कैथोडिक पार्ट के लिए निकालोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? कैथोडिक पार्ट के लिए बताओ क्या आएगा? यहाँ पर आपका प्रोडक्ट में है बेटा C2, तो यहाँ पर C2 अपॉन में क्या आ जाएगा? Zn+2 आ जाएगा। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही रखना है यहाँ पर, इसी तरीके से होता है बेटा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए, दोनों के लिए ईएमएफ निकालोगे। इस तरीके से निकालना है। लेफ्ट साइड के लिए निकल जाएगी, राइट साइड के लिए निकल जाएगी। तो दोनों के लिए निकाल ली, हाफ हाफ सेल के लिए निकल चुकी। अब फुल सेल के लिए क्या करोगे? E1+E2 कर दोगे। E1+E2 कर दोगे तो आपकी रिएक्शन क्या बन जाएगी? यहाँ पर आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? ऐसे। और फिर इसको बेटा आप अगर चाहो तो इसे कॉमन लेके सॉल्व भी कर सकते हो, वरना अगर आप इसको यहाँ भी छोड़ कर आओगे तो भी ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया इसका। क्या कर रहे हैं हम इसका? बताओ क्लासिफिकेशन। यहाँ से बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सेकेंड है क्लासिफिकेशन में गैस कंसंट्रेशन सेल। गैस कंसंट्रेशन सेल क्या है? इन दिस सेल द गैस इलेक्ट्रोड इज जनरली मेड अप ऑफ गैस मटेरियल एट डिफरेंट कंसंट्रेशन आर डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ गैसियस आयन। गैसियस आयन का बेटा हमें सॉल्यूशन लेना है और उसमें हमें क्या करना है? सॉल्यूशन लेने हैं गैसियस आयन के, डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले लेने हैं, और उसमें हमें गैस इलेक्ट्रोड डिप करनी है। बस बन गया गैस कंसंट्रेशन सेल। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? गैसेस लेंगे, उनकी कंसंट्रेशन हमें कैसी रखनी है? डिफरेंट कंसंट्रेशन रखनी है, बाकी सब हमें सेम रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? H2 लेंगे, H2 गैस P1 कंसंट्रेशन पर और H2 गैस P2 कंसंट्रेशन पर। ठीक है, यहाँ पर हमने PT भी लिया है, PT H2 2 गैसेस ली हैं हमने, और सॉल्यूशन लिया है हमने HCl का। ठीक है, HCl का सॉल्यूशन लिया है। आगे जैसे अब तक रिएक्शन करते आए हैं, जैसे हमने फर्स्ट के लिए की थी, इसी तरीके से करेंगे। एनोडिक पार्ट के लिए करेंगे और कैथोडिक पार्ट के लिए करेंगे। रिएक्शन आपकी कुछ इस तरह से हो जाएंगी, और जो आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन आएगी वो आपकी कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन क्या है इसमें? आपका स्टेटमेंट है और डायग्राम है, बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे देखिए, इसमें एप्लीकेशन भी दी हुई है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर देख लीजिए एक बार फिर भी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कभी ये फिर रह जाए। फिर आप बोलोगे कि मैम आपने हमें स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया। अब ले लो बेटा। एप्लीकेशन ऑफ सेल कंसंट्रेशन सेल, measurement of solubility of partially soluble salt। पार्शली सॉल्युबल साल्ट, वे साल्ट जो पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कैसे मेजर करेंगे? देखो, आयनिक कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्यूशन की, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं EMF ऑफ सॉल्यूशन सेल। मतलब क्या है? ये है मतलब
सॉल्यूशन की आयनिक कंसंट्रेशन जो होगी, सॉल्यूशन की आयनिक कंसंट्रेशन जो होगी सॉल्यूशन सेल के ईएमएफ से निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको आयनिक कंसंट्रेशन निकालनी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी ईएमएफ की वैल्यू निकालो, फिर उसकी हेल्प से आप आयनिक कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ से जब आयनिक कंसंट्रेशन निकल जाएगी तो जो सॉल्युबिलिटी होगी ना साल्ट की, आयन कैसे बन रहे हैं बताओ, कैसे बनते हैं, जब साल्ट घुलता है, साल्ट घुलता है, टूटता है, आयंस में टूटता है, आयंस में टूटेगा तब आयनिक कंसंट्रेशन फाइंड करोगे। जब आयंस में कंसंट्रेशन फाइंड करोगे तो यहाँ से उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे फाइंड करोगे, सॉल्युबिलिटी निकालने का बेटा ये फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या होगा, S इज इक्वल टू एम अपॉन एम। सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, m अपॉन एम करना होगा, जिसमें एक m क्या है, यहाँ से बताओ क्या है एक m, यहाँ पे ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल अपॉन आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि सॉल्यूशन और पूरे सेल का डिवाइड कर देना है आपको, ठीक है। ये हो गया मेजरमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी। आगे इसमें सेकंड पॉइंट दिया है पीएच वैल्यू को, पीएच सॉल्यूशन का मेजरमेंट कैसे करोगे। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा ये एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, प्रैक्टिकली ये प्रूव नहीं किया गया है अभी तक। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका पीएच सॉल्यूशन जो है ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है। जो बेटा कंसंट्रेशन जो होगी ना H+ आयन की, वो आप ईएमएफ को यूज करके, ईएमएफ को कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो ईएमएफ जब आपका निकल जाएगा और फिर वहां से H+ की कंसंट्रेशन निकल जाएगी ना, तब आपकी यहाँ से पीएच वैल्यू मेजर हो जाएगी। अब ये ईएमएफ कैसे निकालोगे बेटा, जो आपने यहाँ पे ये किए हैं ना, ये जो आपने ये वाली रिएक्शंस की हैं, ये है आपके ईएमएफ निकालने। सेम यही आपको इसमें करना है। फर्स्ट वाले में सॉल्युबिलिटी जिसमें आपने निकालनी है, यहाँ से पार्शली सॉल्युबिलिटी मेजर करनी है, और जिसमें पीएच वैल्यू मेजर करनी है। आपने यहाँ से ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ निकालने के बाद इसमें आपको क्या करना है, ईएमएफ निकालने के बाद कुछ नहीं करना, सिंपली उसकी पीएच की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला लगाना, और उसके किसके लिए निकालोगे, सॉल्युबिलिटी के लिए। पीएच के वैल्यू आप जानते हैं, पीएच स्केल, पीओएच स्केल आपको कराई थी, वहां से आप इनको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बेटा आपकी ये बुक होती है कंप्लीट। फिजिकल केमिस्ट्री फाइनली आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हमने जितने भी टॉपिक है ना बेटा, इस बुक से, इस आपके सिलेबस से जितने भी टॉपिक है, हमने सारे टॉपिक्स आपको कवर कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है ये physics_guru_India। इस पर जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप डाल सकते हैं, मैसेज बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी हमने आप लोगों के लिए बनाया है, जो इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, आईडी बनाइए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसी के साथ फिजिकल केमिस्ट्री हो गई कंप्लीट। अब आपको किसी भी चीज़ की फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों बुक आपकी सेकेंड ईयर की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बस क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है और बिंदास होकर एग्ज़ाम देकर आना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर। अब हम इतना ही करेंगे, हमारी ये बुक कंप्लीट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच।